हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे ही सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके भी एग्जाम्स अभी सितंबर अटेम्प्ट में हैं। सबसे पहली बात क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है ना, उसके बाद बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार पेपर तो बहुत अच्छे गए थे, फिर मार्क्स कहाँ कट गए, मार्क्स क्यों नहीं मिले। आईसीएआई बहुत टफ चेकिंग करता है और हमारे साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, हम तो पेपर रिवैल्यूएशन पे देंगे और हमें कम मार्क्स मिले। तो ऐसा एक्चुअली बहुत कम केसेस में होता है जहाँ पर एक्चुअली आईसीएआई की गलती होती है। तो बहुत सारी जगह मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, हमारी गलती होती है, पर हम आईसीएआई के ऊपर ढोल देते हैं। तो उस मिस्टेक्स को अगर पहले ही हम सुधार लें, और आईसीएआई ये मौका आपको देता है। सो आईसीएआई क्या करता है, सब्जेक्ट वाइज सेमिनार कंडक्ट करता है जिसमें वो बताता है कि हर सब्जेक्ट में बच्चा ये रिपीटेटिव मिस्टेक्स करता है, या फिर इस बार हम कुछ ये चीज़ नहीं देने वाले हैं। या तो वो डायरेक्टली ये चीज़ बता देते हैं, या फिर वो अपने सेमिनार में कुछ हिंट्स ऐसी देते हैं। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमारा टाइम। तो आपको पूरा सेमिनार अटेंड ना करना पड़े, उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगी। और मैं गारंटी करती हूँ कि इन पॉइंट्स का अगर आपने ध्यान रख लिया ना, आप आसानी से 30 से 40 मार्क्स तो अपने यू इंक्रीज कर लोगे। और बहुत सारी चीज़ें आपको बाद में लगेगी कि यार अच्छा हुआ मैंने अभी पता कर ली। ठीक है, सो लास्ट तक वीडियो देखना और एक एक पॉइंट को नोट करते जाना, क्योंकि याद नहीं रहेगी ऐसे तो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अमेजिंग चीज़ मेरे पास है आप लोगों के लिए, कि अभी हमारी इस टाइम पर सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सिलेबस इज टू लेंदी और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना। इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अगर अभी हमारे पास बहुत कम टाइम था पढ़ने के लिए, राइट, हमने 2 मंथ्स 3 मंथ्स में अपनी प्रिपरेशन करी है और उतना अच्छे से हम नहीं पढ़ पाए, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है। अगर हमारे पास एक ऐसी लिस्ट होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, 80 to 100 क्वेश्चंस इसमें होंगे सब्जेक्ट वाइज, तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। उसी को हम 3 to 4 टाइम्स ईजीली रिवाइज कर सकते हैं। बट ये हमको थोड़ा सा रिस्की भी लगता है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, बट बहुत अच्छा है। प्रीवियस रिव्यूज इसके इतने अमेजिंग आए हैं, लोगों ने सिर्फ ये लिस्ट करी है और उन्होंने ना कि सिर्फ क्लियर करा है, बट दे स्कोर्ड एग्जाम्शन 60-70 नंबर उनके सिर्फ इस लिस्ट को करने से आए हैं। सो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल है। 3000 फॉर एंटायर ग्रुप लाइक आपके पास है मौका करने का। और उसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं जो कि ये सीए लर्नर्स, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और कैसे हम इस पर विश्वास कर ले, तो इस लिस्ट को प्रीवियस अटेम्प्ट्स के आरटीपी, एमटीपी, क्वेश्चन पेपर और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर बहुत पेपर्स को इवेल्युएट कर एग्ज़ाम पैटर्न को पढ़कर समझ कर ही बनाया गया है। सो आप डेफिनेटली इस पर विश्वास कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, आप रिव्यूज़ को देखना चाहते हैं, आप उन स्टूडेंट्स से बात करना चाहते हैं जिन्होंने इस लिस्ट को लिया था, तो आप प्रतीक सर से डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। सो इस लिस्ट को एक बार लेने का ज़रूर से सोचें। और इसके लिए आपको स्टडी बडी क्लब ऐप का जो एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा, उसकी लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सबसे पहली चीज़, ग्रुप 1 क्लियर करने में हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है टैक्सेशन वाले सब्जेक्ट में, और ग्रुप 2 में दिक्कत आती है ऑडिट में। इन दोनों के लिए मैं बहुत अच्छे स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बोली कि टैक्सेशन में हम क्या देखते हैं कि स्पेसिफिक डीटी वाले सब्जेक्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है पीजीबीपी का, ठीक है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाला अमाउंट आपको दिया हुआ रहेगा, एडजस्टमेंट्स दिए रहते हैं जिसमें से कुछ आइटम्स अलाउड होते हैं, कुछ डिसअलाउड होता है, लास्ट में हमको टैक्स का अमाउंट निकालना रहता है। अब यहाँ पर हमारी आदत क्या रहती है, हम कैलकुलेटर लेते हैं, प्रॉफिट में प्लस माइनस की अलाउ होगा, डिसअलाउ होगा, ऐसे कर हम आंसर तक तो कैसे भी पहुँच जाते हैं, पर हमको उसका राइटिंग पैटर्न नहीं मालूम है। अब क्या होता है, एग्जाम में वो आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप सिर्फ अमाउंट लिखो, आपको विथ रीज़न एक एक चीज़ समझानी है। जो जो कैलकुलेशन आपने अपने मन में करी है, जो जो लॉजिक्स आपने अपने मन में सोचे हैं कि यार ये हम इस स्टेप पर क्यों अराइव हो रहे हैं, अगर ये अलाउड आइटम तो क्यों अलाउड है, कितना अमाउंट अलाउड है, कितना एग्जाम्शन है, जो जो चीज़ें होती है ना वो सारी आपके पेपर में होनी चाहिए। मान लो कि अगर आपका आंसर पूरा सही नहीं भी है, क्योंकि डीटी में बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारा पूरा लास्ट तक आंसर सही हो, तो डीटी में तो स्पेसिफिक मार्किंग मिलती है, लाइक हर स्टेप की मार्किंग आपको मिलेगी। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस करी, कोई भी अमाउंट आप लिखना भूल गए, तो फिर आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली कटेंगे। और कभी भी आप ये एक्सपेक्ट मत करो, हम क्वेश्चन पेपर को लास्ट में एवेल्युएट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये तो हमारा पूरा सही है, तो एटलीस्ट 13-14 मार्क्स तो मिलेंगे, नहीं मिलते हैं। पता है वो कितने मार्क्स देता है, अगर आपका पूरा क्वेश्चन भी सही हो 9 to 10 मार्क्स मिलते हैं। तो इतने मार्क्स जो रहते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके कटेंगे ही सही। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ क्या हो गई, राइटिंग पैटर्न बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़ उन्होंने ऑडिट में बोला कि हम हमेशा से एक्सपेक्टेड रहता है कि आपको ऑडिट को लर्न करना पड़ेगा। मतलब अगर आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो उसकी, क्योंकि
अंडरस्टैंडिंग तो लेनी रहती है, तो उतना काफ़ी नहीं है, आपको कीवर्ड्स लर्न करने रहते हैं। पर हम क्या देखते हैं कि बहुत लोग, हमने जब से बताया कि कीवर्ड्स लर्न करना है, सो बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स लिख कर आ जाते हैं और बीच बीच में इस द जोड़ देते हैं। मतलब वो प्रॉपर सेंटेंस ही नहीं बना रहे। उनको लग रहा है कि मार्क्स तो सिर्फ कीवर्ड्स के मिलने हैं ना, तो हम सिर्फ कीवर्ड्स पर अटेंशन रखते हैं। ऐसा नहीं होता है। कीवर्ड्स, मैं इसीलिए हमेशा से बोलती आई हूँ, मैं बहुत पहले से ये चीज़ आपको बता रही हूँ कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना रहता है। सो जो नॉर्मल सेंटेंस आपका बन रहा है वो तो बन रहा है, पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, लेकिन जो कीवर्ड्स रहते हैं, फिर कोई एग्जैक्ट लाइन आपको लग रही है कि मैंने तो एज इट इज कॉपी करी है, तो वो लाइन पर अंडरलाइन करो। अब अंडरलाइन करने से मतलब क्या होता है कि एग्जामिनर्स जो भी चेक करते हैं हमारा पेपर, वो हर चीज़ हो सकता है कि वो उनकी नज़र से स्किप हो जाए। सो अंडरलाइंड चीज़ें तो दिखेगी ना, और जब उनको दिखता है कि यार हमारी जो जिस पेपर में से हम चेक कर रहे हैं, जो सजेस्टेड आंसर्स है, उसमें से जब हमारे आंसर शीट मैच होती है, एग्जैक्ट वर्ड्स जब मिलेंगे, तो ऑफकोर्स आपको पूरे नंबर देने के चांसेस रहते हैं उसमें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि क्या होता है, अमेंडमेंट्स अधिकतर हमसे मिस हो जाते हैं। फिर हम अमेंडमेंट्स देखते हैं पर उन पर उतना ध्यान नहीं रखते, क्योंकि अमेंडमेंट क्या रहता है कि हमने पूरा कोर्स एक बार का कवर कर लिया। अब अमेंडमेंट एकदम नई चीज़ होती है, तो हमने देख ली भले ही अमेंडमेंट्स तो, लेकिन हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे। अब ये बात ध्यान रखना कि इस बार जब फाइनल का पेपर आया था, मैंने देखा कि डीटी और आईडीटी तो पूरा पेपर अमेंडमेंट में से था लिटरली। और अगर आपने अमेंडमेंट नहीं करे ना, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता उस पेपर में, ऐसा था। तो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स पर फोकस करने लग गई है आईसीएआई आजकल। तो सिर्फ अमेंडमेंट्स को देखो मत, उनके क्वेश्चंस को निकालो और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको लगेगा कि यार हमने तो क्वेश्चन सही करा, पर उसमें अमेंडमेंट था, और वो लगने के बाद भी इसीलिए हमको नंबर नहीं मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी अमेंडेड पोर्शन था, वो चेंज हो चुका था आंसर। और अमेंडमेंट बहुत छोटी छोटी जगह रहता है, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक चीज़ फिर उन्होंने बोली कि जैसे कुछ चैप्टर्स का कवरेज, डायरेक्ट कवरेज बहुत कम रहता है, जैसे कि डीटी में रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर है, ठीक है, उसका अगर ऐसे कवरेज देखें तो सिर्फ 5 या 6 नंबर का है। पर वो चैप्टर जो है, वो ऐसा चैप्टर है जो कि आपको हर जगह काम में आ रहा है। तो मतलब जैसे कि क्वेश्चंस में आप देखोगे कि हर जगह वो क्वेश्चन में आपको नाम देंगे लाइक मिस्टर अमन, अ रेसिडेंट या फिर अ नॉन रेसिडेंट या फिर अ रेसिडेंट, लेकिन वो होली रेसिडेंट नहीं है। तो ऐसा करके वो हर क्वेश्चन में आपको टेस्ट करेंगे उस चीज़ के ऊपर। तो ये जो बेसिक चैप्टर्स है ना, इनको बिल्कुल भी मत छोड़ो। उसके बाद एक टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर हो गया, एक हमारा एग्जाम्शन वाला चैप्टर हो गया, डिडक्शन चैप्टर हो गया, टैक्स कैलकुलेशन का चैप्टर हो गया। टैक्स कैलकुलेशन आप देखोगे कि पेपर के हर क्वेश्चन में आपको वो ऑलमोस्ट टैक्स कैलकुलेट करने का बोलते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है ना, वो भले ही बहुत कम कवरेज हो उसका, लाइक वेटेज कम होगा, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में काम आएगी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने बोला है, जैसे कि हो गया अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, इन सब्जेक्ट्स के लिए मैं हमेशा से सजेस्ट करती आई हूँ कि आईसीएआई मॉड्यूल बेस्ट रहती है। लेकिन इस बार उन्होंने स्पेसिफिक बोला है कि इस अटेम्प्ट की जो भी आरटीपी आई है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछली बार भी ये देखा गया है पिछले अटेम्प्ट में कि लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ आरटीपी में से भी उठकर आए थे। तो आरटीपी अपने अटेम्प्ट की एटलीस्ट ज़रूर कर लेना, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सो आईसीएआई मॉड्यूल और अपने अटेम्प्ट की आरटीपी कर लेना। एक चीज़ उन्होंने वापस बताई कि वर्किंग नोट्स जो है वो लोग हमेशा लिखना भूल जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। डीटी वगैरह में हम ध्यान रख लेते हैं, लाइक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या होता है, फेयर वर्क मानकर हम उसको इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्किंग नोट्स आपको अच्छे से प्रेजेंट करने हैं, उसके सेपरेट मार्क्स होते हैं। बहुत अच्छी हैंड राइटिंग नहीं होगी तो चलेगा, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी नहीं होगा तब भी चलेगा। मैंने लाइक सर्टिफाइड कॉपीज मंगाई है, उसमें मैंने देखा कि बहुत अच्छी लाइक प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से नहीं किया गया है, और एक कॉपी में बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया गया है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं कर रहा है। जिसमें अच्छे से नहीं किया गया था ना, उसको फुल मार्क्स मिले। लॉ सब्जेक्ट स्पेसिफिक में उन्होंने क्या बोला है कि बच्चे प्रोविजन लिखते हैं, लाइक आंसर राइटिंग पैटर्न होता है, ठीक है, प्रोविजन, उसके बाद केस, और फिर जो हमारा क्वेश्चन है उसको और प्रोविजन को आपस में लिंक करना है, और देन लास्ट में कंक्लूजन रहता है। ऊपर की 2 चीज़ें बच्चे बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, लेकिन वो कंक्लूजन अच्छे से फ्रेम करना लाइक नहीं कर पाते। और कंक्लूजन के सेपरेट मार्क्स होते हैं, बहुत क्रिस्प लिखना रहता है कंक्लूजन। सो कंक्लूजन ऐसा रहता है जहाँ पर हमको लाइक पूरा उसको मन से नहीं लिखना है। प्रोविजन का थोड़ा मिक्सचर रहता है और थोड़ा अपना ओन वर्ड्स रहता है, और हमको उसमें लाइक क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा है, कि अगर कोई फॉल्ट में है तो वो बताओ, या जो भी है, तो हमको उसमें एकदम क्लियर रखना है। साथ ही में प्रोविजन को मिक्स करना है कि कंक्लूजन हमने कैसे डिराइव करा, और कंक्लूजन मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स का होना चाहिए, इससे ऊपर कंक्लूजन नहीं जाना चाहिए, ठीक। और फिर हमको एक कंफ्यूजन आता है कि यार सेक्शन नंबर जो हो गए, इतने सारे फॉर्म नंबर है,
सो ये सब क्या लर्न करना इंपॉर्टेंट है, मैं तो हमेशा से सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने क्या हमेशा कम टाइम पढ़ाई करी है, 2-2.5 महीना है, तो इतने में तो सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो मैं तो हमेशा सेक्शन नंबर को असाइड रख देती थी, और कभी भी मुझे ऐसा नहीं दिखा कि उससे ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई हो। जिनको एग्जैक्ट सेक्शन नंबर याद रहते हैं ना, मेरा बिलीव करो, उनके भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते जितना मैंने स्कोर करा है। तो सेक्शन नंबर उतना मैटर नहीं करते। अगर आपने करा है बहुत अच्छी बात है, आपका पेपर आउटस्टैंडिंग लगेगा, मतलब लोगों से बहुत अलग लगेगा आपका पेपर। लेकिन अगर आपने नहीं करा है तो फिर चिंता की 1% ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्रेजेंटेशन सुधारो, इस फॉर्मेट में अपना आंसर्स को प्रेजेंट करने की कोशिश करो। एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि एमसीक्यू आपकी इतना सपोर्ट करते हैं आपको, क्योंकि आजकल क्या हो गया, 30 मार्क्स का एमसीक्यू फिक्स्ड हो गया। एंड बिलीव मी और नॉट, एटलीस्ट से एटलीस्ट 20 लाना तो एमसीक्यू में कोई बड़ी बात नहीं है। पर कहाँ से पढ़ना एमसीक्यू के लिए, कोई अलग से मैंने कोशिश करी थी, प्रैक्टिस करी थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एमसीक्यू एक भी प्रैक्टिस नहीं करा था, उसके बावजूद भी मेरे एमसीक्यू में मैंने बहुत अच्छा स्कोर करा है। और मेरे को आप ये मान लो कि 20-25 नंबर, 20-24 नंबर तो आए ही आए हैं एमसीक्यूज में। तो कैसे हुआ है वो पॉसिबल? देखो, जो हमारी चार्ट बुक्स रहती है ना, वो उठा लो एमसीक्यू के लिए, उसमें क्रिस्प रहता है बिल्कुल एमसीक्यू के हिसाब से। अब जिस सब्जेक्ट में चार्ट बुक्स नहीं, उनमें क्या करें, कुछ डेट्स पर फोकस करते हैं वो एमसीक्यू में। वो आपसे पूछेंगे कि 30 डेज है तो एग्जैक्टली कौन सी डेट से लेना है, इस टाइप से वो आपको कर सकते हैं। या फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक 1-1, 2-2 नंबर के, जो हमको लगता था कि यार ये थोड़ी ना आ सकते हैं आईसीआई मैटमी वगैरह, तो वो चीज़ें वो टेस्ट करते हैं। कुछ छोटे चैप्टर्स हो गए जहाँ से 1-1, 2-2 पेज के, जैसे डीटी में कुछ चैप्टर्स होते हैं, तो हमको लगता है कि यार वो क्वेश्चन बनते हैं 6-8 मार्क्स के, उसमें तो वो आएंगे ही नहीं। तो वो सारी चीज़ें अब वो एमसीक्यू में पूछने लग गए। अब फिर हमारा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या सेक्शन नंबर वगैरह और ये एमसीक्यू में आते हैं? आ सकते हैं, 1 या 2 आ सकते हैं, पर उसके लिए वर्थ इट नहीं रहता है। आप उतनी पूरी मेहनत करो, आप इन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो, जैसे परसेंट वगैरह हो गया, डेट्स हो गई, और जो छोटे चैप्टर्स हो गए, छोटे कंसेप्ट्स हो गए। तो इसके लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल एक जो क्रिस्प रहता है ना हर चीज़ में से, वो उठाओ। और मेरा मानना तो ये है कि 100% अपना पेपर अटैम्प्ट करके आओ, क्योंकि ये फिक्स्ड है कि आपको वो पूरा नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपने पेपर ही 70 का अटैम्प्ट करा तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि आपको 40 मिलेंगे। और अगर आपने पेपर 100 का अटैम्प्ट करा है, फिर चाहे आपको वो चीज़ें नहीं भी आती हो, लेकिन फिर भी आपने अटैम्प्ट करी ना, एटलीस्ट 1 या 2 मार्क्स बंदा आपको सामने से देगा कि यार इतना लिखा है तो कुछ तो सही होगा उसमें से, सो मिल जाता है। तो मतलब पूरी कोशिश करो अपनी कि 100% पेपर हमको अटैम्प्ट करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो कि सब्जेक्ट वाइज बहुत ज़रूरी थे। आगे डिटेल्ड सब्जेक्ट स्ट्रेटेजीज आने वाली है आपके लिए, बहुत जल्दी आएगी। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टा पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो वहाँ पर मैं आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यानी कि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।